हेलो एवरीवन। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन कर रहे थे, जिसमें आज हम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री करेंगे। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एग्रीकल्चर से अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज उठा के देखेंगे तो एग्रीकल्चर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशा या दशाएं चाय की कृषि के लिए आवश्यक हैं? फर्स्ट है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण जलवायु। सेकंड है 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर प्रास वाली भारी वर्षा। थर्ड है मृदा में अच्छी मात्रा में चूना होना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी है केवल 1 और 2। ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 1 और 2। व्याख्या देख लेते हैं। चाय की कृषि के लिए आवश्यक दशाएं। चाय एक श्रम गहन बागवानी फसल है। इसका उत्पादन उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस युक्त लेटेराइट मिट्टी, सुगम जल निकासी व ढलवा क्षेत्र या पहाड़ों की ढालों पर किया जाता है। इसके लिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना भारत की मुख्य नकदी फसलों में से एक है। निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है? ऑप्शन ए है स्टार्च, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रुक्टोज और डी है सुक्रोज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है सुक्रोज। गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय श्रम गहन नकदी फसल है। गन्ने की फसल से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज को टेबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। सुक्रोज डाइसैकेराइड होता है। इसका आणविक सूत्र C12H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफी बागान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है उष्ण और आर्द्र यानी कि नम जलवायु आवश्यक होती है, जहां पकवन अवधि काल के दौरान शुष्क मौसम का एक दौर हो। सेकंड है अच्छे जल निकास वाले लहरदार खेत। थर्ड है पहाड़ी ढालों पर तेज धूप, जहां तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। और फोर्थ है दोमुट मिट्टी का ढलान युक्त भूमि। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 4। ऑप्शन बी है 1, 2 और 3। ऑप्शन सी है 3 और 4। ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। कहवा यानी कि कॉफी की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु, लगभग 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, दोमट मिट्टी व ढलान युक्त भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 3 गलत है। कॉफी के पकवन अवधि के दौरान शुष्क मौसम होता है, सामान्यतः नवंबर से मार्च। भारत में कॉफी बागानों की संरचना लहरदार घुमावदार होती है, ताकि उपयुक्त वायु की उपलब्धता के साथ साथ जल निकासी भी होती रहे। साथ ही कॉफी की खेती द्विस्तरीय मिश्रित छायादार पेड़ों के अधीन की जाती है। ये पेड़ ढलवा धरती पर भूक्षरण रोकते हैं एवं तापमान के मौसमी परिवर्तन से कॉफी पौधों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। भारत में कहवा की मुख्यतः 2 किस्में अरेबिका तथा रोबस्टा उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक स्पीशीज युग्म से उच्च गुणवत्ता वाली ऊन की थोड़ी मात्रा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश। ऑप्शन बी है पश्मीना खरगोश और अंगोरा बकरियां। ऑप्शन सी है पश्मीना खरगोश और अंगोरा भेड़ें और ऑप्शन डी है पश्मीना बकरियां और अंगोरा भेड़ें। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, पश्मीना बकरियां और अंगोरा खरगोश। पश्मीना बकरियों से पश्मीना ऊन प्राप्त होता है, जो कि विश्व की सबसे अच्छी ऊन मानी जाती है। पश्मीना बकरियां जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में पाई जाती हैं। अंगोरा खरगोश से अंगोरा ऊन का उत्पादन किया जाता है। खरगोश की यह प्रजाति भारत में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीविका खेती का उदाहरण है? ऑप्शन ए है स्थानांतरित जुताई, ऑप्शन बी है वाणिज्य खेती, ऑप्शन सी है विस्तीर्ण एवं गहन खेती और ऑप्शन डी है जैव खेती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है स्थानांतरित खेती व स्थानांतरित जुताई। स्थानांतरित जुताई जीविका खेती का उदाहरण है। जीविका खेती जीवन निर्वाह कृषि। इसके अंतर्गत न्यूनतम भूमि से अधिकतम उपज ली जाती है और उपज का अधिकांश हिस्सा कृषक अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए प्रयोग करता है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जीवन निर्वाह कृषि को 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है।
फर्स्ट है प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि या आदिम निर्वाह कृषि। सेकंड है गहन जीविका कृषि। स्थानांतरित कृषि प्राथमिक जीवन निर्वाह कृषि के अंतर्गत ही आती है। जो स्थानांतरित कृषि है यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत किसी विशेष स्थल की वनस्पति को काटकर तथा जलाकर साफ कर दिया जाता है और फिर उस स्थान पर कृषि की जाती है। अतः इसे कर्तन एवं दहन प्रणाली या पेड़ा पद्धति या झूम कृषि कहते हैं। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों तथा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड के कुछ क्षेत्रों में भी स्थानांतरित कृषि विधि को अपनाया जाता है। कुछ वर्षों बाद उस स्थान की मृदा की उर्वरता के समाप्त होने पर नए स्थानों पर वनस्पतियों व वृक्षों की कटाई व दहन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक बुआई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सस्य सघनता, ऑप्शन बी है फसल उत्पादकता, ऑप्शन सी है फसल चक्र की तीव्रता और ऑप्शन डी है सस्य विविधता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है सस्य सघनता। किसी कृषि क्षेत्र में एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या की उस भूमि या कृषि क्षेत्र की सस्य सघनता या कृषि गहनता कहलाती है। सस्य गहनता यानी कि क्रॉप इंटेंसिटी का मान जितना अधिक होगा, भूमि उपयोग की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। वर्तमान में भारतीय राज्यों में सर्वाधिक सस्य गहनता पंजाब की है। सस्य गहनता को निम्नलिखित सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सस्य यानी कृषि गहनता सकल बोया गया क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र मल्टीप्लाई 100। इस तरह सस्य गहनता कुल सस्य क्षेत्रफल से वास्तविक शुद्ध बुआई क्षेत्र का अनुपात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेवा जो बालू, मृत्तिका, धुमुट, सिल्ट और गोलाश्म यानी कि उपल का सरोवरी निक्षेप है में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती नहीं की जाती? ऑप्शन ए है केसर, ऑप्शन बी है अखरोट, ऑप्शन सी है बादाम, ऑप्शन डी है लिंगनट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है लिंगनट। करेवा में लिंगनट की खेती नहीं की जाती। करेवा बालू, मृत्तिका, धुमुट, सिल्ट एवं गोलाश्म यानी कि उपल का सरोवरी निक्षेप है। करेवा कश्मीर, हिमालय मुख्यतः कश्मीरी घाटी में झीलों एवं नदियों के हिमनदी निक्षेपों द्वारा निर्मित उच्चावच हैं। दूसरे शब्दों में करेवा हिमनदीय चिकनी मिट्टी व अन्य पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा या बुदर में केसर, बादाम, अखरोट आदि खेती की जाती है। लिंगनट यानी सिंघाड़ा की खेती प्राय उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें वर्ष भर पानी की उपलब्धता आवश्यक है। वस्तुतः ये एक जलीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, ऑप्शन बी है सिंचाई के अंतर्गत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, ऑप्शन सी है जल का अपव्यय रोकने के लिए खेत स्तर पर ऑन फार्म जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, ऑप्शन डी है प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसलों के नुकसानों से किसानों को बचाना। तो इसमें ऑप्शन डी है इसका आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त में से प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले फसल के नुकसानों से संरक्षण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उद्देश्यों के अंतर्गत नहीं आता। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी कि PMKSY वर्ष 2015 से 16 में शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के निवेश में एक रूपता लाना यानी कि सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना, सिंचित भूमि के अंतर्गत फसली कृषि क्षेत्र को बढ़ाना, पानी का प्रयोग अधिक दक्षता के साथ करना एवं पानी बचत की अधिकाधिक तकनीकों को अपनाना। इस योजना के 4 प्रमुख घटक हैं। त्वरित सिंचाई, लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर, वाटरशेड विकास। इस योजना का क्रियान्वयन जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है, इसलिए डी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगड़ मृदा यानी कि रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? ऑप्शन ए मूंगफली, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गन्ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है कपास। व्याख्या है रेगड़ या रेगुड़ काली मृदा कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। रेगुड़ मृदा का निर्माण दरारी उद्भेदन से निकले लावा पदार्थों यानी बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है।
लोहा का टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण ही इस मृदा का रंग काला होता है। काली रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में हुआ है। यह मृदा कपास के अतिरिक्त गन्ना, प्याज, सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे ये माना है, न है, ये भागा नहीं है, मिसप्रिंट हो गया। भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर नीपीसी पाल, ऑप्शन बी है डॉक्टर वी कुरियन, ऑप्शन सी है डॉक्टर एस नागराजन और ऑप्शन डी है डॉक्टर खेम सिंह गिल। तो इसमें ऑप्शन बी इसका आंसर है, डॉक्टर वी कुरियन। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। देश में श्वेत क्रांति का संबंध सहकारी स्तर पर चलाए गए दुग्ध व्यवसाय द्वारा दूध के उत्पादन व आपूर्ति में वृद्धि करने से है। श्वेत क्रांति को सार्थक करने हेतु 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा की गई। श्वेत क्रांति की सफलता में अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसलिए विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में रबी यानी शीत का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है? ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है मिलेट यानी ज्वार बाजरा आदि और ऑप्शन डी है गेहूं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है गेहूं। गेहूं भारत में रबी शीत का मौसम की प्रमुख अनाज फसल है, जबकि धान, मक्का, मिलेट, ज्वार बाजरा आदि, मूंगफली, तंबाकू, सोयाबीन आदि खरीफ की फसलें हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गेहूं, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है गेहूं। उपयुक्त में से गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, वरन यह एक रबी की फसल है। खरीफ फसलें हैं, इन फसलों को जून जुलाई माह में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर माह में काटा जाता है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। और रबी फसल, इन फसलों को अक्टूबर नवंबर माह तक बोया जाता है तथा अप्रैल मई माह में काटा जाता है। ये शीतकाल की फसलें होती हैं। उदाहरण गेहूं, जौ, मटर, चना, मसूर, सरसों, अलसी, आलू आदि, ये सब रबी फसल के उदाहरण हैं। और जायद फसल, यह मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसलें होती हैं, जिन्हें सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। उदाहरण खीरा, तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? फर्स्ट है किन्नौर सुपारी, मेवात आम और कोरोमंडल सोयाबीन। ऑप्शन है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से कौन से युग्म सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सम्मिलित नहीं है। देख लेते हैं क्यों सम्मिलित नहीं है। सुपारी के उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख अग्रणीय राज्य जो हैं वो कर्नाटक है, केरल है, असम है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा है। देश की लगभग 40% सुपारी का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया जाता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार करनाल और कुरुक्षेत्र हरियाणा में आम की उपज वाले प्रमुख क्षेत्र हैं, अतः मेवात क्षेत्र आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कोरोमंडल सोयाबीन उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि देश में फास्फोटिक उर्वरकों के अग्रणी विनिर्माता के रूप में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से चावल, दाल, गन्ना, कपास, मूंगफली, केला, सुपारी, नारियल, सीमेंट, फिल्म प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है, इसलिए डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में परिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? फर्स्ट है एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, ऑप्शन डी 2 है न्यूनतम जोत को अपनाना, थर्ड है बागानी फसलों की खेती का परिहार और फोर्थ है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग और फिफ्थ है स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण फसल आवर्तनों का अपनाना। तो नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन बी है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ऑप्शन सी है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 5। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 2, 4 और 5। संरक्षण संरक्षित कृषि पद्धति के अंतर्गत संसाधन संरक्षण तकनीकी की सहायता से टिकाऊ उत्पादन स्तर के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए फसल का उत्पादन किया जाता है। संरक्षण कृषि में जमीन को या तो बिल्कुल भी नहीं जोता जाता, जुताई रहित कृषि, या फिर कम से कम जुताई होती है जिससे फसल अवशिष्ट मृदा की सतह पर बने रहते हैं,
इससे मृदा क्षरण बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः 30% तक फसल अवशेषों द्वारा मृदा का ढका रहना आवश्यक है। संरक्षण कृषि में फसल विविधीकरण एवं फसल चक्र अपनाना अति आवश्यक है। फसल विविधीकरण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। संरक्षण कृषि में कृषि रसायनों एवं अकार्बनिक व कार्बनिक स्रोतों का संतुलित व समुचित प्रयोग होता है ताकि कृषि की विभिन्न जैव क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव न हो। संरक्षण कृषि के सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कई संसाधन संरक्षण तकनीकें अपनाई जाती हैं, जैसे लेजर लेवलर, रेजेंट बेड प्लांटर, हैप्पी सीडर, टैबो सीडर से शून्य जुताई, बूंद बूंद सिंचाई आदि, जिससे फसल संसाधनों का प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा सके। इसलिए विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार कृषि में नीम आलेपित यूरिया के उपयोग को क्यों प्रोत्साहित कर रही है? ऑप्शन ए, मृदा में नीम तेल के निर्मुक्त होने से मृदा सूक्ष्म जीवियों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण बढ़ता है। ऑप्शन बी है, नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। ऑप्शन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, फसल वाले खेतों से वायुमंडल में बिल्कुल भी विमुक्त नहीं होती है। और ऑप्शन डी है, विशेष फसलों के लिए यह एक अप्रतरनाशी यानी कि वीडिसाइड और एक उर्वरक का संयोजन है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, नीमलेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। व्याख्या देख लेते हैं। जब सामान्य यूरिया का अनुप्रयोग किया जाता है तो वह अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें से कुछ यूरिया अमोनिया गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे अमोनिया वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण के दौरान लगभग 8 से 10% नाइट्रोजन की हानि होती है। नीम में ऐसे गुण हैं जो प्रत्येक स्तर पर नाइट्रोजन की क्षति को नियंत्रित करते हैं। यह नाइट्रेट निर्माण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, अतः विकल्प बी सही है। नीम आलेपित यूरिया के प्रयोग करने का कारण है कि यह जल में जाकर शीघ्रता से नहीं घुलता है और पौधे के लिए लंबे समय तक उपलब्ध रहकर उसकी वृद्धि में सहायक बन जाता है। नीम आलेपित यूरिया की निम्नवत विशेषताएं हैं। यह पौधों की जड़ों में लंबे समय तक टिककर पौधों को पोषण में उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है। अपेक्षा अनुसार नाइट्रोजन की अनुपलब्धता व निम्न जल स्तर में भी यह कारगर है। नीम प्राकृतिक तौर पर पौधों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, गेहूं, जौ, मटर, गन्ना, कपास और चना रबी की फसलें हैं। सेकंड है, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन और जूट खरीफ की फसलें हैं। थर्ड है, तरबूज, खीरा और सब्जियां जायद की फसलें हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 2 और 3 सही है। गन्ना और कपास खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं, इसलिए कथन फर्स्ट सही नहीं है। बाकी चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, जूट, रागी आदि खरीफ की फसलें हैं और तरबूज, खीरा और सब्जियां आदि जायद की फसलें हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। रबी की फसलें अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में इनकी कटाई की जाती है। जायद की फसलें मार्च में बोई जाती हैं और जून में इनकी कटाई की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से कथन भारत में गन्ने की खेती के लिए सत्य है? फर्स्ट है, गन्ने की खेती उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में होती है। सेकंड है, उत्तर भारत में उपजने वाले गन्ने में दक्षिण भारत की अपेक्षा चीनी की मात्रा अधिक होती है। और थर्ड है, जहाँ उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड और पाला गन्ने की खेती के लिए अनुकूल नहीं है, वहीं दक्षिणी भारत की काली और लाल मृदा गन्ने की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। फोर्थ है, गन्ने की खेती के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने के उत्तरदायी कारक हैं दक्षिण भारत में उच्च रिकवरी दर, दक्षिण भारत में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि, उत्तर भारत में रोगग्रस्त क्षेत्रों में वृद्धि। ऑप्शन है कि 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 4 और ऑप्शन डी है 2 और 3। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 4। व्याख्या देख लेते हैं। गन्ने की खेती का दक्षिण की ओर स्थानांतरण हुआ है। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती में प्रमुख समस्याएं सिंचाई सुविधा में कमी थी। उत्तर भारत में अधिक ठंड और पाले का असर रहता है, न कि दक्षिण भारत में, अतः दक्षिण भारत में वर्धन काल लंबा होता है। पुनः दक्षिण भारत के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की तुलना में चीनी की अधिक मात्रा होती है। गन्ने की खेती के लिए उर्वर मिट्टी आवश्यक होती है और ये दक्षिण भारत यानी काली और लाल मृदा और उत्तर भारत जलोढ़ मृदा दोनों में होती है। हालांकि उत्तर प्रदेश अभी भी गन्ने की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है, फिर भी महाराष्ट्र इसका निकटवर्ती प्रतिस्पर्धी है, इसलिए सी सही है। नेक्स्ट है, भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
फर्स्ट है, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए वांछित तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। सेकंड है, विश्व के अन्य देशों के विपरीत भारत में कॉफ़ी की खेती सूर्य के प्रकाश में की जाती है। थर्ड है, रोबस्टा और अरेबिका को पानी से भरपूर मिट्टी में उगाया जाता है। फोर्थ है, भारत में कॉफ़ी की फसल को शीतकाल में होने वाली कॉफ़ी रोट नामक रोग से काफ़ी नुकसान होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है 1 और 3। भारत में कॉफ़ी की खेती छाया में की जाती है, जबकि विश्व के अन्य देशों में यह सूर्य के प्रकाश में की जाती है, इसलिए 2 सही नहीं है। भारत में कॉफ़ी की फसल को वर्षा के मौसम में कॉफ़ी रोट नाम रोग से बहुत नुकसान होता है, विशेषकर कर्नाटक राज्य में, इसलिए कथन 4 भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, ट्रक फार्मिंग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है बाजारोन्मुखी फूल उत्पादन, ऑप्शन बी सब्जियों की वाणिज्यिक खेती, ऑप्शन सी नकदी फसलों की बाजारोन्मुखी खेती और ऑप्शन डी खदानों की गहन वैज्ञानिक खेती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सब्जियों की वाणिज्यिक खेती। सब्जियों की वाणिज्यिक खेती यानी ट्रक फार्मिंग कहलाती है। सब्जी एक शीघ्र नष्ट होने वाला उत्पादन है, इसके लिए यातायात के साधनों की अधिक आवश्यकता होती है। कृषि का नगरीकरण से घनिष्ठ संबंध है, अतः मांग बढ़ने के अनुरूप नगरीय अंचल में कृषक सब्जी की खेती करते हैं। इस प्रकार की कृषि में गहन कृषि पद्धति अपनाई जाती है, इसलिए भी सही है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।